नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मंथन की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हो कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी कर रहे हैं। आज हम यूनिट 3 के क्वेश्चन करेंगे। चलिए, यदि पुनर्बलन में परिवर्तन कर दिया जाए तो इससे प्राणी के व्यवहार में विघटन आ जाता है, जिसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि यदि पुनर्बलन में परिवर्तन कर दिया जाता है तो इससे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसे क्या कहते हैं। स्थानापन्न, प्रयत्न और त्रुटि, सीखना बनाम निष्पादन, पुनर्बलन, प्रत्याशा या फिर अव्यक्त सीखना। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया कौन सी थ्योरी से है। ठीक है, अगर हमें ये पता होगा कि ये कौन सी थ्योरी से क्वेश्चन आया तभी हम इसे कर पाएंगे। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये टोलमैन के सिद्धांत से लिया गया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, टोलमैन के सिद्धांत को समझेंगे। फ्रेंड्स, टोलमैन ने अपना सिद्धांत जो विकसित किया था, इसमें इन्होंने व्यवहारवाद और संज्ञानात्मकवाद दोनों का क्या किया, मिश्रण किया। टोलमैन ने अपने सिद्धांत में किसका, व्यवहारवाद और संज्ञानात्मकवाद दोनों का क्या किया, मिश्रण किया और इनसे फैक्ट लेकर के अपना सिद्धांत बनाया। व्यवहारवादी क्या करते थे, उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध में व्यवहार का अध्ययन करते थे, यानी व्यवहार को टुकड़ों में बांट करके अध्ययन करते थे। लेकिन टोलमैन क्या कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का समग्र रूप से, व्यवहार का क्या किया जाए, समग्र रूप से अध्ययन किया जाए, समग्र रूप से अध्ययन किया जाए, ना कि बांट करके। क्यों? क्योंकि टोलमैन कहते हैं व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। व्यवहार क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, इस उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को टोलमैन ने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? च्वर्ण व्यवहार। ठीक है, जिसको मोलर बिहेवियर कहा जाता है। तो एक तो हमें ये पता चला है कि व्यवहार का इसने समग्र रूप से अध्ययन किया और ये कहा कि व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है, और इस उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को क्या कहते हैं, च्वर्ण व्यवहार कहते हैं। ठीक है, ये इसके बाद जो टोलमैन कहते हैं कि व्यक्ति सीखता क्या है, क्या सीखता है, टोलमैन कहते हैं कि व्यक्ति एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक में, एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक में क्या करता है, संबंध स्थापित करना सीखता है। एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक में संबंध स्थापित करना सीखता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। क्या कहते हैं, उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने अनुक्रिया पर बल नहीं दिया है। ये कहते हैं कि ये देखते हैं कि वातावरण में अगर कोई उद्दीपक है, वो एक उद्दीपक उसे कहाँ लेके जा रहा है और उसके बाद दूसरा कौन सा उद्दीपक आ रहा है। ठीक है, इससे वो क्या करता है, अपने दिमाग में एक साइन बना लेता है, एक चिन्ह बना लेता है इन उद्दीपकों का। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा गया है, चिन्ह सिद्धांत। ठीक है, इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा गया है, चिन्ह सिद्धांत बोला गया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि पुनर्बलन में परिवर्तन किया जाता, इसके बाद टोलमैन ने क्या किया था, अपने सिद्धांत के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, जिनको क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यानी कि सैद्धांतिक संप्रत्यय। उनमें इन्होंने कुछ कीवर्ड दिए थे, उन्हीं में से ये कीवर्ड है स्थानापन्न, प्रयत्न और त्रुटि। स्थानापन्न का मतलब क्या है,
ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति क्या सीखता है, व्यक्ति ये सीखता है कि एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक में संबंध, ठीक है, दूसरे उद्दीपक में संबंध, ठीक है, और ये संबंध किसके आधार पर होता है, ये संबंध अर्थपूर्ण संबंध होता है। या इसके बाद है सीखना बनाम निष्पादन। इन्होंने क्या किया, सीखने में और परफॉर्मेंस में, यानी सीखना क्या है और निष्पादन क्या है, इसमें अंतर किया है। टोलमैन कहते हैं कि हम सीखी हुई चीज को जब व्यवहार में लेकर आते हैं तो वो क्या होता है, निष्पादन होता है, ठीक है, यानी कि परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल हमने डांस सीख लिया, हमने डांस कैसा सीखा है इसकी हमें जांच करनी है, तो कैसे करेंगे, परफॉर्मेंस के थ्रू, ठीक है। जब हम डांस परफॉर्मेंस करेंगे तभी हमारे सीखे हुए का क्या चलेगा, पता चलेगा। तो इसीलिए इन्होंने सीखने और निष्पादन में क्या किया था, अंतर किया था। नेक्स्ट है पुनर्बलन प्रत्याशा। पुनर्बलन प्रत्याशा में ये होता है कि जब हम व्यक्ति को एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक के बाद कोई दूसरा उद्दीपक आता है तो उसको क्या मिलता है, इससे पुनर्बलन मिलता है। और वो क्या करता है, एक अपने दिमाग में ये बैठा लेता है कि इसके बाद ये वाली चीज आएगी, यानी इस उद्दीपक के बाद ये वाला उद्दीपक आएगा, और ये वो दूसरा उद्दीपक उसके लिए क्या करता है, पुनर्बलन का काम करता है। इसे ही क्या बोला गया है, पुनर्बलन प्रत्याशा। यानी ये कह रहा है कि अगर उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे कि एक उद्दीपक है, अगले आगे आने वाले उद्दीपक का जब वो अपने दिमाग में इमेज बनाई हुई है उसने, अगर हम उसमें चेंजिंग कर देंगे तो क्या होएगा, उससे उसमें विघटन आएगा उसकी व्यवहार में, उसके सीखने में, ठीक है। उसके बाद है अव्यक्त सीखना। अव्यक्त सीखना सिर्फ इसी तरीके से सीखने और निष्पादन की तरह से कि जब तक हम सीखे हुए का निष्पादन नहीं करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अव्यक्त सीखना कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है पुनर्बलन प्रत्याशा, ठीक है। नेक्स्ट इसी सिद्धांत से हैं, टोलमैन के चिन्ह सीखना सिद्धांत के अनुसार सीखने के प्रकारों में कौन सा एक शामिल नहीं है। टोलमैन ने क्या किया था, अपने सिद्धांत में सीखने के 6 प्रकार बताए थे, कितने, 6। उन्हीं में से 3 तो है लेकिन एक नहीं है। देखिए कौन सा, प्रणोद विभेदन, कैथेक्सिस, क्षेत्र प्रत्याशाएं, या फिर एक प्रयासीय सीखना। अब हम पहले ये देखेंगे कि टोलमैन ने कौन कौन से 6 प्रकार बताए थे, ठीक है। पहला यहीं से लिख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कौन सा, प्रणोद विभेदन। सेकंड है कैथेक्सिस। थर्ड है क्षेत्र संज्ञान तरीका, ठीक है। और फोर्थ है क्षेत्र प्रत्याशा। फिफ्थ नंबर है हमारा पेशीय पैटर्न। प्रणोद विभेदन, कैथेक्सिस, क्षेत्र संज्ञान तरीका, क्षेत्र प्रत्याशा, पेशीय पैटर्न, और उसके बाद क्या आएगा, तुल्यता विश्वास। ये 6 प्रकार बताए थे टोलमैन ने सीखने के। अब प्रणोद विभेदन में क्या होता है, ड्राइव में विभेद करना। ड्राइव्स क्या होते हैं, भूख प्यास, इनमें क्या करता है व्यक्ति, विभेद करना सीखता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि टोलमैन ने चूहों पर अध्ययन किया था और टी प्रकार की क्या थी, एक भूल भुलैया थी, ठीक है। उसके अंदर उसने चूहे को छोड़ा और उनको अलग अलग दाएं और बाएं मुड़ना सिखाया। एक तरफ मुड़ते थे तो उन्हें पानी मिलता था और दूसरी तरफ मुड़ने से क्या मिलता था, भोजन मिलता था। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने ड्राइव्स में विभेद करना सीख लिया कि मुझे प्यास लगी है तो किधर जाना और भूख लगी है तो भोजन कहाँ मिलेगा। इसे इन्होंने क्या किया है,
प्रणोद विभेदन, यानी इससे व्यक्ति क्या करता है, अपने ड्राइव्स में विभेद करता है, भेदन करना सीखता है, भेद करना। फिर है कैथेक्सिस। कैथेक्सिस क्या होता है, ये शब्द इसने किससे लिया था, फ्राइड से। किससे? कैथेक्सिस शब्द टोलमे ने फ्राइड से लिया था। इसमें फ्राइड ने क्या किया, क्या बताया था कि किसी विशेष प्रकार के संवेग को, संवेगात्मक अवस्था को प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसको इन्होंने कैथेक्सिस कहा था। तो टोलमैन ने क्या किया, किसी व्यवहार विशेष से किसी परिणोद, क्योंकि ये ड्राइव पे काम करते हैं, तो किसी ड्राइव के साथ जब हम किसी पर्टिकुलर उद्दीपक का संबंध स्थापित कर लेते हैं, इसको इन्होंने क्या किया, क्या कहा था, कैथेक्सिस। उसके बाद है क्षेत्र संज्ञान तरीका। क्षेत्र संज्ञान तरीका में टोलमैन कहते हैं कि जब हम चूहे को उस भूल भुलैया में छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, उस भूल भुलैया के अंदर जितने भी मोड़ वगैरह आते हैं उनके बारे में अच्छे से सोचता है। तो वो किस तरीके से सोचेगा, यानी समस्या समाधान करने का जो तरीका है उसको उन्होंने क्या कहा है, क्षेत्र संज्ञान तरीका। फ्रेंड्स, टोलमैन का सिद्धांत नया है, इसीलिए आप इसको बड़े ही ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा, बार बार सुनेंगे तभी। उसके बाद है क्षेत्र प्रत्याशा। क्षेत्र प्रत्याशा क्या होती है, जब उस भूल भुलैया में चूहा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे कौन सा उद्दीपक मिलेगा, ये वाला क्या हो गया, क्षेत्र प्रत्याशा। क्षेत्र प्रत्याशा यानी एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक के पास दूसरी जगह पे जाने के बाद उसको कौन सा उद्दीपक मिलेगा, यही उसकी क्या है, क्षेत्र प्रत्याशा है। उसके बाद है पेशीय पैटर्न। पेशीय पैटर्न क्या है, जब व्यक्ति के विचार और बॉडी लैंग्वेज, यानी कि हमारे दिमाग में जो चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी लैंग्वेज हो रही है, तो ये क्या है, पेशीय पैटर्न, यानी व्यवहार और विचारों के बीच जो संबंध स्थापित करता है उसको उन्होंने क्या बोला, पेशीय पैटर्न बोला है। उसके बाद है तुल्यता विश्वास। टोलमैन कहते हैं कि जब किसी लक्ष्य, फॉर एग्जाम्पल हमारा लक्ष्य है कि हमें आरएएस बनना है, ठीक है, हम आरएएस तो नहीं बन पाए लेकिन आरएएस लाइन के ही कोई और अधिकारी बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, तो ये हमारा क्या है, उपलक्ष्य, और ये क्या है, लक्ष्य। तुल्यता विश्वास में जब उपलक्ष्य का भी वही असर हो जो लक्ष्य का होता है, जब हमें वही खुशी मिल रही है छोटा अधिकारी बनके भी जो आरएएस बनने पे मिलनी चाहिए थी, तो ये क्या हो गया, ये हमारा तुल्यता विश्वास हो गया, ठीक है। तो इनमें कौन सा शामिल नहीं है, ये वाला शामिल नहीं है, एक प्रयासीय सीखना। एक प्रयासीय सीखना किसके सिद्धांत से संबंधित है, गथरी के, ठीक है, गथरी के सिद्धांत से, क्योंकि गथरी कहते हैं कि सीखने के लिए बार बार प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, वन ट्रायल थ्योरी, इसीलिए कहते हैं इनके सिद्धांत को, एक बार में प्राणी क्या है, सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक उत्तेजक प्रतिमान। ठीक है, एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रकृति रखेगा। यह कथन किसका है, किसको इंगित करता है? पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन उसके ऑप्शन चेंज थे, क्वेश्चन सेम था, है ना। तो ये किसके सिद्धांत से लिया गया है, क्वेश्चन गथरी, ठीक है। अब इसके ऑप्शन क्या है, नवीनता का नियम, सामीप्यता का नियम, असंगत उद्दीपक विधि और थकान विधि। हमें इस सिद्धांत की जानकारी होएगी तभी हम इसको कर पाएंगे। ये कह रहा है कि एक उद्दीपक, जैसे आज हमारे सामने कोई घटना आ गई, ठीक है, वही घटना अगर दोबारा आएगी तो आज हम जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं वही प्रतिक्रिया दोबारा करेंगे, यही है इसका मतलब। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन है इसका, नवीनता का नियम, सामीप्यता का नियम, असंगत उद्दीपक और
थकान विधि। नवीनता के नियम में गथरी क्या कहते हैं कि व्यक्ति जब सीखता है ना तो किसको, जो लास्ट अनुक्रिया होती है ना, लास्ट अनुक्रिया, उसको याद रख पाता है। इसको इन्होंने क्या कहा है, नवीनता का नियम। यानी सीखते टाइम अलग अलग अनुक्रियाओं में से व्यक्ति जब सिर्फ लास्ट अनुक्रिया को याद रख पाता है, ठीक है, तो इसे इन्होंने क्या कहा, नवीनता का नियम। उसके बाद है सामीप्यता का नियम। सामीप्यता के नियम में क्या है, गथरी कहते हैं कि व्यक्ति क्या सीखता है, उद्दीपक और अनुक्रिया में अर्थपूर्ण संबंध को सीखता है। अर्थपूर्ण संबंध को सीखता है, इसको इन्होंने क्या कहा, सामीप्यता का नियम। ठीक है, फिर है असंगत उद्दीपक विधि। इसके अलावा गथरी ने क्या किया था, बुरी आदतों को सुधारने के लिए, क्या, बुरी आदतों को सुधारने के लिए विधियां बताई थी, कितनी, 3। दहली विधि, थकान विधि, दहली विधि, थकान विधि और असंगत उद्दीपक विधि। दहली विधि क्या होती है, सीमा। दहली आप किसको कह सकते हो, सीमा किसी भी चीज की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा पटाखे की आवाज से डर रहा है, ठीक है, तो दहली विधि में क्या होता है, सबसे पहले उसे पटाखे से मिलती जुलती सबसे कम आवाज, यानी जिसकी तीव्रता सबसे धीमी आवाज को सुनाया जाता है, ठीक है, फिर धीरे 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 उसकी तीव्रता को क्या है, बढ़ाया जाता है। इसको इन्होंने दहली विधि कहा है कि जब हम कोई अगर किसी चीज से डर रहा है तो जो डरने वाली चीज है उससे थोड़ा कम क्वालिटी की चीजें धीरे 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 करके अगर हम उसके सामने क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या करेगा, डरना, बुरी आदतों को क्या करता है, छोड़ देता है। उसके बाद है थकान विधि। थकान विधि में ये कहते हैं कि कोई आदत है, मान लो किसी बच्चे को ज्यादा चॉकलेट खाने की आदत है, या यूं आदत है कि बच्चा जब भी बाजार जाता है साथ में तो चॉकलेट खाने की जिद करता है, भले ही घर में चॉकलेट पड़ी रहे, ये उसकी एक बुरी आदत है। तो ये क्या कहते हैं कि बच्चे को बार बार चॉकलेट खिलाओ, कब तक खिलाओ, जब तक कि वो बिल्कुल खा खा के एकदम ये न कह दे कि नहीं अब मुझे नहीं भाएगी, मैं नहीं खा सकता। इन्होंने प्रयोग किया था एक बच्ची के ऊपर, उसको क्या आदत थी, माचिस की तिलियां जलाने की आदत थी, ठीक है, तो उसकी माँ ने क्या किया, उसको खूब सारी तिलियां दे दी कि ये इतनी तिलियां और आज तो इनको जलाएगी। वो बच्ची क्या करती है, जला जला के तिलियां थक जाती है, तो ये क्या है, थकान विधि। उसके बाद है असंगत उद्दीपक विधि। जब हमारे व्यवहार को कोई चीज प्रभावित कर रही है और वो नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हम पढ़ रहे होते हैं और कहीं से आवाज आती है और हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन्होंने एक प्रयोग किया कि एक बच्ची थी जो पढ़ रही थी और साइड वालों के घर में क्या थी, शादी थी, और वहां साउंड बजता था, बच्ची को पढ़ने में प्रॉब्लम आती थी। तो फिर उसको जो सब्जेक्ट वो पढ़ रही है उसकी जगह बदल करके कोई इंटरेस्टिंग, जैसे कोई नावल दे दी, उपन्यास वगैरह ये दे दिए, और क्या किया, साउंड बजता रहा, बच्ची का ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि उसका ध्यान किस में था, उस उपन्यास में था। और ये जब कई दिनों तक चला तो उसे पता ही नहीं चला कि पास में साउंड बज रहा है क्या है। फिर उसकी ये आदत क्या हो गई, छूट गई कि मैं शोर में नहीं पढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो ये असंगत उद्दीपक विधि, यानी उद्दीपक में क्या कर दो, परिवर्तन कर दो। हमारा क्वेश्चन है कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यानी एक उद्दीपक, कोई भी घटना आज जो मेरे सामने है, अगर वो दोबारा होगी तो मैं क्या करूंगी, उसी प्रतिक्रिया को दोबारा करूंगी। ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है समीपता के नियम से। ये क्या हो गया,
home mixed is not fine. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर क्या है? समीपता का नियम। समीपता का नियम क्या कहता है कि व्यक्ति उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक अर्थपूर्ण संबंध स्थापित कर रहा है, वही इस एग्जाम्पल में क्या है, हो रहा है। फ्रेंड्स, इसको बार बार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, यही चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और इनकी हमें आदत हो चुकी है। ये कुछ नए सिद्धांत है जिनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रिक्वेंटली। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्वानुमेय होता है? यानी कि हम कौन सी पुनर्बलन अनुसूची में पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं, यह है इसका मतलब। स्थिर अंतराल शेड्यूल, स्थिर अनुपात शेड्यूल, चर अनुपात, या फिर उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, हमें पता है कि पुनर्बलन की अनुसूची बताई गई थी, कौन कौन सी? सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कुछ पुनर्बलन पैरामीटर्स बताए गए हैं। पुनर्बलन प्राचल, यानी जिसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है पुनर्बलन अनुसूची, पुनर्बलन अनुसूची। दूसरा है पुनर्बलन विलंब, डिले यानी देरी करना। और फिर है मात्रा, पुनर्बलन की मात्रा, ठीक है। ये है पुनर्बलन पैरामीटर्स, रीइंफोर्समेंट पैरामीटर्स, यानी किस किस तरीके से पुनर्बलन प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। पुनर्बलन अनुसूची को हम अगले नेक्स्ट पेज पे समझेंगे, क्योंकि बड़ा चार्ट बनेगा। पुनर्बलन विलंब क्या है? पुनर्बलन में देरी से सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या है? विलंब का मतलब है देरी से। पुनर्बलन में देरी करने से सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका अध्ययन किस में करते हैं? पुनर्बलन विलंब में, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर हम पुनर्बलन देने में, यानी कि जब अनुक्रिया कर रहा है, स्किनर वगैरह में हम देखते हैं कि अगर एक सही व्यवहार के बाद उसे रीइंफोर्समेंट नहीं किया जाएगा, पुनर्बलन नहीं दिया जाएगा, तो अनुक्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो पुनर्बलन में देरी करने से क्या होता है? पुनर्बलन में क्या होता है? सीखने में क्या आती है? रुकावट आती है। इस पर प्रयोग किसने किया था? स्किनर और वोल्फ ने। उसके बाद है पुनर्बलन की मात्रा, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, पुनर्बलन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो इससे सीखने के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मनोवैज्ञानिकों का कहते हैं कि ये सही है, पुनर्बलन की मात्रा बढ़ाने से सीखने में सुधार आता है। लेकिन इसमें एक टाइम ऐसा भी आता है कि हम पुनर्बलन को बढ़ाते रहते हैं मात्रा को, लेकिन उसके सीखने के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको इन्होंने क्या कहा था? क्रेस्पी प्रभाव।
क्या कहा, क्रेस्पी प्रभाव, यानी पुनर्बलन की मात्रा बढ़ाने के बावजूद भी अगर सीखने के अंदर क्या हो, कोई भी परिवर्तन ना आए, उसे कहते हैं क्रेस्पी प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब हम देखेंगे कि पुनर्बलन अनुसूची कौन कौन सी है। क्या, पुनर्बलन अनुसूची, शेड्यूल यानी कि पुनर्बलन देने का तरीका, कितने भागों में बांटा गया है इसको, 2 भागों में। कौन कौन सा, सतत यानी कंटिन्यूस, और दूसरी कौन सी है, आंशिक, पार्टियल। क्या होता है इनमें, इसमें क्या होएगा, प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद क्या करते हैं, लगातार, जैसे नाम से ही श्योर है कि प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, कभी तो पुनर्बलन दे दिया और कभी नहीं दिया। इसके बाद आगे क्या है, आंशिक पुनर्बलन अनुसूची को आगे और डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, अनुपात और अंतराल, अनुपात अनुसूची, और सेकंड कौन सी है, अंतराल। अनुपात में क्या है, मात्रा, यानी कि इसमें क्या देखते हैं, संख्या के आधार पर कि कितनी अनुक्रिया के बाद हम क्या करेंगे, पुनर्बलन देंगे। और इसमें क्या देखा जाता है, इसमें समय अंतराल में, इनको भी आगे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात अनुसूची, और दूसरी कौन सी है, अनिश्चित अनुपात अनुसूची। यानी इसमें तो फिक्स होता है कि कितनी अनुक्रिया करने के बाद हमें पुनर्बलन देना है, और इसमें क्या है, निश्चित नहीं होता है। ऐसे ही इधर है निश्चित अंतराल और अनिश्चित निश्चित अंतराल निश्चित अंतराल, और इधर क्या है, अनिश्चित को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, परिवर्त्य, परिवर्त्य क्या बोलेंगे, परिवर्त्य अंतराल। ऐसे ही इसे भी क्या बोलेंगे, परिवर्त्य अंतराल। ठीक है, सेम पैटर्न है, इसमें संख्या के आधार पर उसमें इसमें क्या होएगा, समय, इतनी देर के बाद, 3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद हमें पुनर्बलन देना है, और उसमें क्या है, कुछ भी डिसाइड नहीं होता। अब इसमें सीखने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, निश्चित अनुपात में क्या होता है, निश्चित अनुपात में फिक्स है कि हमें 10 अनुक्रिया के बाद क्या देना है, पुनर्बलन देना है। तो इसमें क्या होएगा, प्राणी यानी बच्चा, वो जो चूहा होता है, वो ये सीख लेता है कि मुझे 10 अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन मिलने वाला है। तो जैसे जैसे उसको जब भी पुनर्बलन दिया जाएगा, उसके जस्ट बाद वो आराम से बैठ जाता है। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि अभी मुझे पुनर्बलन नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होएगा, पुनर्बलन के तुरंत बाद उसमें क्या आती है, निष्क्रियता आती है। इसमें उसे कोई आइडिया नहीं होता कि मुझे कब पुनर्बलन मिलने वाला है।
तो इसमें जो निष्पादन की दर होती है, सीखने की जो रेट होती है वो तेज होती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी पुनर्बलन अनुसूची में पता नहीं चलता कि सबसे कम पूर्वानुमान में होती है, यानी कि हम पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कौन सी है? चर अनुपात शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्मितवादी, रचनात्मकवाद वाले जीन पियाजे, वाइगोत्स्की जो सामाजिक निर्मितवादी है। शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपक के निष्क्रिय प्राप्त करता है, यानी जो बच्चे हैं, विद्यार्थी है, पर्यावरण से उद्दीपक के निष्क्रिय प्राप्त करता है। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। सीखना एक निष्क्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। विद्यार्थी अपने समय के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। क्या हमें क्या देखना है, क्या सही नहीं है निर्मितवाद में? निर्मितवादी क्या कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का सक्रिय प्राप्तकर्ता होता है, और ये क्या कह रहे हैं? पर्यावरण से उद्दीपक का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? एक, नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, तो ये तो नहीं होएगा। फिर है सीखना एक निष्क्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। इसमें क्या है फ्रेंड्स? सीखना गतिशील प्रक्रिया तो है लेकिन निष्क्रिय नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि बालक सक्रिय अधिगमकर्ता होता है। तो ये एक के बाद क्या आ जाएगा? 3, शिक्षार्थी अपने समय के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। ये तो इसके बारे में सही है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। होती है क्या? नहीं होती। क्यों? क्योंकि अध्यापक केवल क्या होता है? सुविधादाता होता है। किसमें? रचनात्मक अधिगम में। तो हमारा आंसर क्या होएगा? 4, 1, 3 और 5, फोर्थ आंसर। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन है प्रोग्राम्ड लर्निंग, कक्षा कक्ष अधिगम, स्वतः अधिगम, अध्यापक केंद्रित अधिगम या फिर वॉटसन का अधिगम सिद्धांत। क्या है? अभिक्रमित अधिगम किसने दिया था? स्किनर ने। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या करता है? अलग अलग भागों में बांट करके सीखने की कोशिश करता है किसी भी प्रोग्राम को, यानी किसी भी टीचिंग जो आपका क्या मटेरियल है उसको। तो इसमें क्या होएगा? अभिक्रमित कक्षा कक्ष अधिगम है, स्वतः अधिगम है, अध्यापक केंद्रित अधिगम या वॉटसन का अधिगम सिद्धांत है। तो इसमें क्या है? स्वतः अधिगम होता है। बच्चा क्या करता है? खुद से सीखने की कोशिश इसमें करता है। पुनर्बलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। नकारात्मक पुनर्बलन दंड के समान है। नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है। सकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है। नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को कम करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुनर्बलन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सकारात्मक, पॉजिटिव, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब कंफ्यूजन कहाँ होता है? दंड में और नकारात्मक पुनर्बलन में। दंड में हमें याद ये रखना है कि दंड में तो अनुक्रिया क्या होएगी? कम होएगी। ठीक है, और नकारात्मक पुनर्बलन में क्या होएगी? अनुक्रिया बढ़ेगी। कैसे? दंड में हम क्या करते हैं? किसी परिस्थिति में कोई चीज ऐड कर देते हैं, और नकारात्मक पुनर्बलन में क्या करते हैं? कोई भी ऐसा उद्दीपक, नेगेटिव उद्दीपक जो हमारे व्यवहार में क्या कर रहा है? अड़चन डाल रहा है, उसको हटा लेते हैं। परिस्थिति से किसी चीज को हटाना क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है।
और किसी भी परिस्थिति में कुछ नेगेटिव ऐड कर देना क्या है, दंड है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और सामने से क्या होता है, अचानक से तेज लाइट हमारी आंखों में गिर रही है, और वो लाइट अगर बुझा दी जाए, उसको साइड में कर दिया जाए, तो हम गाड़ी आराम से चला सकते हैं। तो हमारी अनुक्रिया में कमी तो नहीं हो रही है, हमारी अनुक्रिया हो रही है, लेकिन सामने से नेगेटिव चीज को क्या है, हटा दिया गया है। तो नकारात्मक पुनर्बलन में याद रखेंगे कि अनुक्रिया तेज होती है लेकिन कोई चीज हट जाती है, कोई उद्दीपक। और दंड में बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो उसमें ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होएगा, आज आपको खेलने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये क्या है, एक तरीके से दंड है। ठीक है, तो सुनने में हमें क्या लगता है, नकारात्मक पुनर्बलन दंड के समान। नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है, सकारात्मक भी क्या करता है, बढ़ाता है। तो हमारा आंसर क्या है, अनुक्रिया को कम करता है, ये कम नहीं करता है फ्रेंड्स। चलिए, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर महत्व देता है, यानी सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण किस पर महत्व देता है, वाइगोत्स्की के व्यू पॉइंट से देखेंगे आप यहाँ से। सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान शिष्य को और परिवार द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है। सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है। सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जाता है। ध्यान, स्मृति और रणनीतियों के माध्यम से जानकारी को कैसे संचालित किया जाता है। क्या होएगा, सामाजिक संदर्भ में विद्यार्थी और परिवार मिलकर के सीखते हैं क्या, नहीं सीखते। सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे को सीखने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, वो क्या करता है, अपनी परिस्थितियों से खुद ही सीख लेता है। तो हमारा आंसर क्या होएगा, सीखने के सामाजिक संदर्भ और ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है। इस विचार से कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक से संबंधित है। पियाजे से, ओसबुल से, ब्रूनर से, या फिर गैने से। जीन पियाजे क्या है, रचनावादी थे और संज्ञानात्मकवाद से संबंधित है। ओसबुल 4 प्रकार बताए थे लर्निंग के, जिनमें से फेमस कौन सा है, डिस्कवरी लर्निंग, खोजपूर्ण अधिगम, अन्वेषण अधिगम। ब्रूनर या फिर गैने, गैने ने क्या किया था, सोपानी सिद्धांत दिया था, सीखने के चरण बताए थे। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होएगा, ब्रूनर होएगा। ठीक है, ब्रूनर ने 3 स्टेज भी बताई थी, कौन कौन सी, आइकॉनिक बताई थी, सेकंड है आइकॉनिक। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है ब्रूनर की, ब्रूनर की फर्स्ट स्टेज है संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, इनएक्टिव आइकॉनिक। और थर्ड कौन सी है, थर्ड इसकी है प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक। ठीक है, ये 3 स्टेज बताई थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग की स्थापना कब हुई थी, 1966 में, 70 में, 78 या फिर 1975 में, कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो हमने समझने की कोशिश की। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो, क्योंकि नए सिद्धांत थे, हम जो पढ़ते हैं, मैंने बताया कि 3 ही सिद्धांत पढ़ते हैं ज़्यादातर, और ये सब बिल्कुल नए हैं। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इससे लास्ट वाली, पहले वाली जो वीडियो थी उसमें आवाज़ नहीं आई, जिसके लिए मैं क्या हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।